जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। मैंने खुद एग्जाम दिया है और मैंने आपको बताया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनित्र की आर्मेचर धारा ज्ञात होती है। आपके आपके पास चार ऑप्शन है, आंसर देने का कोशिश कीजिए। क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका आंसर को ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। मैं बता दूं, आई ए बराबर होता है आर्मेचर धारा, आई एल बराबर होता है भार धारा और आई एस बराबर हो जाता है आपका शंट फील्ड धारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। मैंने फिर से बता दूं, आई ए बराबर हो जाता है आर्मेचर धारा, आई एल बराबर हो जाता है भार धारा और आई एस एच बराबर होता है शंट फील्ड धारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ये डीसी जनरेटर की आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ये इसे याद रखिएगा। 2018 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कारण ब्रश प्रयोग करने चाहिए, इंटरपोल्स प्रयोग करने चाहिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करने चाहिए, उपयुक्त तीनों विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का यूज उपयोग करते हैं। कारण ब्रश का उपयोग करना चाहिए, इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए, कंपनसेटिव वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए, उपयुक्त तीनों विधियों का प्रयोग होना चाहिए। हम लोग आज पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए तीनों विधियों का उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश जनित स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से जनित्र का हम लोग यूज करते हैं बैटरी चार्जिंग में। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित, शंट जनित, सीरीज जनित, अंडर कंपाउंड जनित। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो हम लोग बैटरी चार्जिंग करने के लिए हम लोग हमेशा शंट जनित्र का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनित्र का यूज करते हैं तो वो शंट जनित्र होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड जनित्र के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन पर ही आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या इसका आंसर हो सकता है? पहला ऑप्शन है आपका, आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग तार और कम लपेट का बना जाता है। इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग के दो में भागों में व्यक्त होती है। आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा गया शंट फील्ड बाइंडिंग पतले तारों और अधिक लपेट की होती है। उपयुक्त सभी। तो कंपाउंड जनित्र बनाने के लिए ये सभी विधियां जरूरी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मिलान करने वाला ये है, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, मिलाइए। ये डिफरेंशियल कंपाउंड का किधर किससे मिलान होगा। ओवर कंपाउंड जनित हो गया, अंडर कंपाउंड जनित हो गया, लेवल कंपाउंड जनित हो गया। इसे मिलान करने के लिए कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो हम लोग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर है। ऊपर छुप गया, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर आपको दिखा दे रहा हूँ। छोटा करके मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए देखिए, आप इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर था। तो अब मिलाइए, देखिए एक किधर है, ए का दो है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का हम लोग यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में, और ओवर कंपाउंड जनित्र का यूज करते हैं हम लोग पोल पर प्रकाश रेलवे में। और ऑप्शन सी है जो आपका अंडर कंपाउंड जनित्र होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और ऑप्शन डी जो है आपका लेवल कंपाउंड जनित्र, वो लेथ मशीन में हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहलाता है। स्पार्किंग कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है और हंटिंग कहलाता है। ये 2012 के इसरो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर द्वारा स्थापित
चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या कराता है? वो आर्मेचर प्रतिक्रिया कराता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रशों को कहाँ रखा जाए ताकि उच्चतम दक्षता प्राप्त हो? ज्यामितीय उदासीन अक्ष जीएनए पर, चुंबकीय अक्ष एमएनए पर, जीएनए तथा एमएनए पर, जीएनए तथा एमएनए के बीच में। हम कहाँ रखेंगे जहाँ उच्चतम दक्षता प्राप्त हो? ब्रशों को कहाँ रखा जाए ताकि उच्चतम दक्षता प्राप्त हो? आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चुंबकीय अक्ष एमएनए पर रखने पर हमें उच्चतम दक्षता प्राप्त हुई। एमएनए का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैसा आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम किया जाता है? कैसे हम लोग आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम कर सकते हैं? ब्रश होल्डर से जुड़े सॉकेट आर्मत की सहायता से ब्रश को जीएनए स्थिति से एमएनए स्थिति में घिसका दिया जाता है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग को सीरीज फील्ड बाइंडिंग में संयोजित करके, दोनों कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। 2020 में ये इसरो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या इसका आंसर हो सकता है? आपसे पूछा गया है कि कैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम किया जा सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। दोनों इसका विधियां हो जो आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम कर सकते हैं। ब्रश होल्डर से जुड़े सॉकेट आर्मर की सहायता से ब्रश को जीएनए स्थिति से एमएनए स्थिति में खिसका दिया जाता है। कंपनसेटिव बाइंडिंग को सीरीज फील्ड बाइंडिंग से संयोजित करके, ये दोनों विधियां जो होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम कर सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कौन से कार्य कम्यूटेशन के दौरान होता है? कार्बन ब्रश जो होता है वो कार्बन द्वारा घिस जाता है। सेगमेंट से जुड़े कॉइल्स शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जनरेटर एसी धारा डीसी धारा में परिवर्तित हो जाती है। उपयुक्त सभी। ये 2014 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या होता है जब कम्यूटेशन पर स्पार्किंग? क्या हो सकता है? इसका आंसर देने की कोशिश किए। कौन से कार्य कम्यूटेशन के दौरान होता है? कार्बन द्वारा घिस जाता है। सेगमेंट में जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जनित्र एसी धारा डीसी धारा में परिवर्तित है। तो उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर को ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी। कम्यूटेशन के दौरान कार्बन द्वारा घिस जाता है। सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जनित्र एसी धारा डीसी में परिवर्तित हो जाती है। उपयुक्त सभी। कम्यूटेशन वह क्रिया है जो एसी धारा को डीसी में परिवर्तित करता है। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब कम्यूटेशन होता है जब कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होता है? ये मैंने लिख कर रखा था डायरेक्ट, मैंने इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में पढ़ने लगा, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, सॉरी। क्या होता है जब कम्यूटेशन पर स्पार्किंग होता है? कार्बन ब्रश घिस जाता है। कम्यूटेटर गर्म हो जाता है कि उसके सेमेंट्स से जुड़े आर्मेचर कॉइल टर्मिनल को सोल्डर पिघल जाते हैं और जुड़े खुल जाते हैं। कम्यूटेटर की सतह खुदरी हो जाती है। उपयुक्त सभी। ये 2014 के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया। क्या इसका आंसर होता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होता है जब कम्यूटेशन पर स्पार्किंग होता है? तो स्पार्किंग होने पर ये सारी विधियां हो सकती हैं। कार्बन ब्रश घिस जाएगा, कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और सेगमेंट जुड़े आर्मेचर कॉइल सोल्डर पिघल कर वो खुल जाएंगे। कम्यूटेटर की सतह खुदरी हो जाएगी। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्किंग का निवारण के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? उच्च प्रतिरोध वाले ब्रशों का प्रयोग करके, आर्मेचर कॉइल टर्मिनल के श्रेणीकरण प्रतिरोध तार संयोजन से, इंटरपोल विधि से। उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या इसका आंसर? हम लोग स्पार्किंग कैसे कम कर सकते हैं? तो स्पार्किंग को हम कम करने के लिए ये सारी विधियां होती है जो हम उसे कम कर सकते हैं। उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। उच्चतम प्रतिरोध वाले ब्रशों का प्रयोग करके, आर्मेचर कॉइल टर्मिनल के श्रेणीकरण प्रतिरोध तार संयोजन से, इंटरपोल विधि से भी हम लोग स्पार्किंग को कम कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किसी डीसी जनरेटर के असंतृप्त
पोल पर क्या होता है? अचुंबकन, विचुंबकन, क्रॉस चुंबकन और चुंबकन। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव किसी डीसी जनरेटर में असंतृप्त पोल पर क्या हो सकता है? तो उसका असंतृप्त होगा तो क्रॉस चुंबकन होगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, उत्तरी ध्रुव के समान, दक्षिणी ध्रुव के समान। ये यूपीपीसीएल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होती है, तो उसकी ध्रुवता होती है घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस कारण के उपरांत किसी जनरेटर के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा? लोड करंट बढ़ जाए, प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, लोड करंट घट जाए, लोड करंट का कोई प्रभाव नहीं होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित किस कारण के उपरांत किसी जनरेटर में ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, लोड करंट बढ़ जाए। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी जनरेटर में ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो लोड करंट बढ़ जाए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा जनरेटर की विद्युत दक्षता ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए है विद्युत शक्ति आउटपुट बटा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन इनपुट गुने 100, आउटपुट विद्युत शक्ति बटा आउटपुट प्लस अवांछित क्षतियाँ गुने 100, आउटपुट बटा आउटपुट गुने आई स्क्वायर क्षति आर गुने 100, आउटपुट इनपुट गुने आई स्क्वायर क्षति गुने 100। ये 2000 के जेएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया 2010 में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो जनरेटर की दक्षता होती है विद्युत शक्ति आउटपुट बटा उत्पन्न इलेक्ट्रिक इनपुट गुने 100। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस कारण से जनरेटर को समांतर में चलाया जाता है? समांतर में जनरेटर को चलाया जाता है सप्लाई की स्थिरता रखना, जब और जैसे आवश्यकता हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देना, मरम्मत की सुविधा देता है, फलस्वरूप क्रम ब्रेक डाउन होता है, उपयुक्त सभी। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो समांतर में चलाने के लिए सभी होगा, उपयुक्त सभी। जब भी ऐसा होगा तो सप्लाई की स्थिरता रखता है, जब और जैसे आवश्यकता हो अतिरिक्त इकाई लगाने की सुविधा देता है, मरम्मत करने की लिए सुविधा होता है। अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा तो उसे आसानी से हटाकर दूसरा ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था पर दो जनरेटर समांतर में चलाए जाते हैं? दोनों जनरेटर की वोल्टेज समान रेटिंग होनी चाहिए, धन से जुड़ा होना चाहिए और ऋण से जनरेटर की क्षमता समान होनी चाहिए। इनमें सभी 2018 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसका आंसर हो सकता है? किस अवस्था में दो जनरेटर को समान में चलाया जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। हम लोग समांतर में चलाने के लिए ये तीनों शर्तें लागू होनी चाहिए। दोनों जनरेटर की वोल्टेज समान होनी चाहिए, धन और ऋण दोनों समान में जुड़ी होनी चाहिए, जनरेटर की क्षमता समान होनी चाहिए, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या होता है जब समांतर में चले रहे दो जनरेटर में एक जनरेटर हटा लिया जाए? दूसरा जनरेटर भी बंद हो जाएगा, दूसरे जनरेटर की उतना धीरे धीरे कम हो जाएगी, पहले की उतना धीरे धीरे कम हो जाएगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ेगी, दोनों जनरेटर की उतना साथ साथ बढ़ेगी। ये
इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर समानता में अगर दो जनरेटर हो तो एक को हटा लेने पर उसकी पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम हो जाएगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनेमो का सिद्धांत क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आपसे पूछा गया डायनेमो जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? डायनेमो जो जिसे हम लोग जनरेटर बोलते हैं, तो डायनेमो होता है जो फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम प्रयोज्य है किस पर? मोटर पर, जनरेटर पर, ट्रांसफार्मर पर, इनमें से कोई नहीं। ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम पूछ रहे हैं आपसे, किस पे लागू होगा? ये मोटर पे होगा, जनरेटर पर, ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त करने का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर पे लागू होता है, राइट हैंड जनरेटर पे लागू होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दृश्य धारा जनित्र की चाल को बढ़ाया जाए तो जनित्र विद्युत वाहक बल क्या होगा? अगर चाल को बढ़ाया जा रहा है तो बढ़ता है, घटता है, एक ही रहता है, घटता है एवं बाद में बढ़ता है। इसका क्या आंसर हो सकता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक डीसी धारा जनित्र की चाल को बढ़ा दे तो जनित्र की विद्युत वाहक बल क्या होगी? आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी क्रम में जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया किसी चाल पर चलने वाले श्रेणी क्रम में जनरेटर में भार धारा में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है। बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं। ये 2021 के यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो सकता है? तो ये होगा, अगर धारा में अगर श्रेणी क्रम में भार धारा में वृद्धि के साथ तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि इनपुट पावर निम्न हो, हानियां निम्न हो, पावर का वास्तविक घटक निम्न हो, किलोवाट का उपयोग निम्न हो। क्या इसका आंसर हो सकता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसरो टेक 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी किसी चीज की हानियां कम होगी तो उसमें दक्षता अधिक होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। अगर हानियां कम होगी तो दक्षता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड में ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा अवध रहते हैं। रिवेट के द्वारा, शंकु खात पेंच के द्वारा होता है, ब्रेसिंग के द्वारा होता है और वेल्डिंग के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से जुड़े ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा जोड़े जाते हैं या और सेट किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किससे जोड़े जाते हैं, तो इसका आंसर होगा शंकु खात पेंच के द्वारा उसे आवद्ध किया जाता है या उसे सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समान होती है। फ्लक्स बटा ध्रुव, आर्मेचर की चाल, ध्रुवों की संख्या, इनमें सभी। आंसर देने का कोशिश कीजिए। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समान होती है। फ्लक्स बटा ध्रुव, आर्मेचर की चाल, ध्रुवों की संख्या, इनमें सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। इनमें सभी के द्वारा डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंट जनरेटर में समांतर डैश वोल्टेज बना रुक जाता है जब गति सीमित होने पर, आयरन की संतृप्त सेचुरेशन होने पर, आर्मेचर गर्म होने पर, अवरोध प्रतिबंधित होने पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। BSPSCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। शंट जनरेटर में समांतर डैश वोल्टेज पर बना रुक जाता है, आयरन की संतृप्त होने पर यह वोल्टेज बनाना रुक जाता है, जिसे हम लोग सेचुरेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश यंत्र हिस्टैसिस और एडी धारा के दोनों से मुक्त होती है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो हिस्टैसिस और एडी धारा के दोषों से मुक्त होती है। मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक प्रकार का, स्थिर विद्युत, और ऑप्शन डी है मूविंग कॉइल डायनोमोमीटर प्रकार का। ये इसरो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो स्थिर विद्युत जो होता है वो हिस्टैसिस और एडी धारा दोनों से मुक्त होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये हाल फिलहाल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये एलबी 2014 का एक क्वेश्चन है, देखिए और पढ़िए खुद से और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जनरेटर में डमी कॉइल प्रदान की जाती है ताकि फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सके, रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान किया जाए, एडी धारा हानि कम किया जा सके, वोल्टेज को परिवर्धित किया जा सके। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग डमी कॉइल का यूज करते हैं जनरेटर में रोटर को यांत्रिक बैलेंस प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशीन किस दशा में वृद्धि की जा सकती है? हानियां घटाकर, हानियां बढ़ाकर, हानियों को स्थिर रखकर, दशा पर हानियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। मशीन की दशा में वृद्धि की जा सकती, क्या कर हो सकता है। हमने जस्ट अभी पहले स्टेप का क्वेश्चन मैंने कराया, तो दशा कब बढ़ी, जब हानियां कमेंगी तो दशा बढ़ेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बने रहिएगा दोस्तों, आराम से मैं पढ़ाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आगामी एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताता हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन था आपसे डमी कॉइल का, मैं बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। अच्छा, डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच्ड वाइंडिंग कहलाती है जब वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच, वाइंडिंग पिच ग्रेटर देन पोल पिच, वाइंडिंग पिच लेस देन पोल पिच, वाइंडिंग पिच और पोल पिच के बीच कोई संबंध नहीं होता। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाएगी जब, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, वाइंडिंग पिच और पोल पिच दोनों बराबर होती है तो पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉइल कनेक्शन, स्लॉट कनेक्शन, पॉइंट कनेक्शन, कम्यूटेटर कनेक्शन। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या उसे कहते हैं। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कम्यूटेटर कनेक्शन कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले जनरेटर है डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये HL 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर का यूज करते हैं? तो आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग कुमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में विनिर्माणात्मक पिच कुंडली डैश प्रयोग की जाती है स्पार्किंग को कम करने के लिए, ताम्र हानि को कम करने के लिए, कूलिंग को बढ़ाने के लिए, उत्पन्न ईएमएफ को बढ़ाने के लिए। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। हम लोग डीसी मशीन में विनिर्माणात्मक पिच कुंडली का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका हम यूज करते हैं ताम्र हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विलगित उत्तेजित सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर डैश है बाय कुंडली प्रयोग की जाती है, बाय क्षेत्र वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, क्षेत्र वाइंडिंग को बाय डीसी स्रोत से उत्तेजित की जाती है, क्षेत्र वाइंडिंग स्वयं उत्पादित होती है। इसमें क्या इसका आंसर हो सकता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में? इसका आंसर होता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, क्षेत्र वाइंडिंग को बाय डीसी स्रोत से उत्तेजित की जाती है। सेपरेटली एक्साइटेड में एक सेल्फ एक्साइटेड होता है जिसमें कोई भी
धारा की आवश्यकता नहीं, उसके स्वयं धारा से वो उत्तेजित होती है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है? शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों, कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डीसी शंट जनरेटर में किस प्रकार की वाइंडिंग होती है, तो डीसी शंट जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर की रेटिंग डैश में की जाती है? केवीए में की जाती है, एचपी में की जाती है, किलोवाट में की जाती है, किलो आवर में की जाती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम लोग डीसी जनरेटर की रेटिंग डैश में की जाती है, तो डीसी जनरेटर की रेटिंग हम लोग किलोवाट में करते हैं, और अल्टरनेटर की हम लोग रेटिंग केवीए में करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैप बैंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या डैश होती है? लैप बैंडिंग होती है और एक वेव बैंडिंग होती है। तो लैप बैंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? आपसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया, और वेव बैंडिंग में भी मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया है। आंसर एक बार देने का खुद से कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लैप बैंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या क्या कितनी होती है? आंसर आप देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा लैप बैंडिंग में बराबर होती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, अत्यधिक होता है, विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदलता है, अत्यंत कम होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो सीरीज जनरेटर आमतौर पर प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि उसके टर्मिनल वोल्टेज विद्युत भार में परिवर्तन होने के साथ बदलते जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिलान करने वाला है, एक बार देखिए और पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। आंसर देने का कोशिश कीजिए, खुद से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपके सामने ऑप्शन इतने सारे दिए गए हैं और आंसर देने का आप एक बार कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। आप इसे देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसरो 2016 में पूछा गया है, डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगाया होता है जिससे वाइंडिंग ईडी द्वारा नियंत्रित करती है? वॉल बेरिंग, लेमिनेटेड कोर, फैन ब्लेड और कूलर। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या होता है डीसी जनरेटर में शाफ्ट पर ऐसा क्या लगाया जाता है जिससे वाइंडिंग ईडी धारा को नियंत्रित करती है? तो ईडी धारा को नियंत्रित करती है वो कूलर होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये टोटल 40 क्वेश्चन थे और ये मिलान है, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया। आप आराम से इसे देखकर पढ़कर अपने खुद से मिला लीजिएगा। और ये टोटल 40 क्वेश्चन थे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए तैयारी कर रहे हों। ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैंने खुद एग्जाम दिया है और मैंने देखा है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। हूबहू मैंने बताया कि यही टाइप का क्वेश्चन था, ना ऑप्शन चेंज था ना कुछ चेंज था। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा क्वेश्चन बताएंगे बहुत अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट में जो 40 क्वेश्चन का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।